गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 तक किए थे। नाउ विल स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 8। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। तो हमको जर्नल एंट्रीज पास करने पड़ा रेक्टिफिकेशन की। तो यहां पे इस क्वेश्चन में उसने हमको ए से लेके ओहो जे तक के पॉइंट्स दिया। तो हमको एक एक पॉइंट्स रीड करते जाना रहेगा, उसको रेक्टिफाई करना रहेगा। तो वही तरीका हमारा, पहले करेक्ट एंट्री, फिर रॉन्ग इफेक्ट उन्होंने क्या दिए, एंड देन रेक्टिफाइड एंट्री। तो पहले हम ड्रॉ कर लेंगे, फिर एक एक करके रीड करते जाएंगे और फिर सॉल्व करेंगे हम। ओके, ड्रॉ करेंगे आप लोग भी। वर्किंग नोट्स, हाँ, लिखेंगे। एक पेज तो कम से कम इसको लगेगा ही बेटा। करेक्ट इफेक्ट, ठीक है, करेक्ट इफेक्ट। उसके बाद हमको रॉन्ग इफेक्ट हम देते थे, है ना। और उसके बाद फिर हमारा लास्ट कॉलम विल बी दी रेक्टिफाइड एंट्री। ओके, और सेवेंथ हो चुका था ना, यस। हाँ, फिर रेक्टिफिकेशन एंट्री। कैसे आप लोग बेटा पढ़ाई सब कर रहे नहीं कर रहे? ठीक है, पढ़ाई सब कर रहे हो ना आप लोग प्रॉपर? ओके। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर मोस्ट प्रोबेबली विल स्टार्ट कंसाइनमेंट चैप्टर। ठीक है, इसको 3-4 सेशन और तीन तीन सेशन लगना चाहिए, आई थिंक 3 से 4। ठीक है, और लगेंगे, देन विल स्टार्ट विथ नेक्स्ट चैप्टर कंसाइनमेंट। ओके, चलिए ठीक है भाई। सबसे पहले हम ए पॉइंट लिखेंगे बेटा यहाँ पे, और वही रीड करके हम सॉल्व करते जाएंगे। पहला, an amount of rupees 200 withdrawn by the proprietor for his personal use has been debited to trade expense account। तब बताओ, उसने विड्रॉ किया 200 रुपए पर्सनल यूज के लिए। तो करेक्ट एंट्री क्या पास होना चाहिए बेटा यहाँ पे? पर्सनल यूज के लिए ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट 200 रुपए टू कैश अकाउंट 200। अब वो कहता है कि उसने किसे डेबिट कर दिया बेटा? हैज बीन डेबिटेड टू ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट। ड्रॉइंग्स को डेबिट करना था, उसने किसको डेबिट कर दिया? ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट को। तो यहां पे आप लिखेंगे ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट 200 टू कैश अकाउंट 200। अब तो अब आपको जल्दी जल्दी आना चाहिए, है ना। आप वहां पे लाइव शेड बॉक्स, वहां पे आप कमेंट भी करते सकते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या, और अब तो आना भी चाहिए आपको। ड्राइंग्स को डेबिट करना था, क्या ड्राइंग्स को डेबिट किया? नहीं, तो डेबिट करना पड़ेगा। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 200। कैश को क्रेडिट करना था, कैश को क्रेडिट किया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या ट्रेड एक्सपेंस को डेबिट करना? नहीं, रॉन्गली डेबिटेड। तो क्या करना पड़ता? रॉन्गली डेबिटेड को क्रेडिट। सो टू ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट, ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट 200 बीइंग बीइंग drawing wrongly debited to trade expenses account, trade expenses account now rectified, now rectified।
ओके, चलिए भाई देखते हैं हम बी पॉइंट क्या कहता है हमसे। बी पॉइंट, ए परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम नाथन अमाउंटिंग टू रुपीज 300 हैज बीन रॉन्गली एंटर्ड थ्रू द सेल्स बुक। अब अच्छे से समझना बेटा, वो कह रहा है हमको सेल्स अकाउंट सेल्स बुक में एंटर्ड हो गया। तो पहले देखो परचेज करे अपन ने नाथन से 300 रुपए का, पहले उसकी एंट्री तो पास करो, परचेज ऑफ गुड्स, ठीक है। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू नाथन अकाउंट 300, पहले वो तो लिख लो बेटा। परचेज अकाउंट डेबिट 300 टू नाथन अकाउंट 300, ठीक है। अब मैंने आपको ये प्रीवियस सेशन में भी बताया था, उसने ये सेल्स बुक में लिख दिया। इसका मतलब क्या हो गया बेटा, सेल्स बुक में लिख दिया तो कहना क्या चाह रहा है, यहां पे पिछले सेशन में ही बताया था बेटा, उसने सेल्स बुक में लिख दिया, जस्ट 1 मिनट, उसने सेल्स बुक में लिख दिया। तो ये सेल्स बुक की जो भी टोटल होती है बेटा, ये सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करती है टोटल को, और जो भी यहाँ पे पार्टी होती है, ये पार्टी होती है बेटा, ये पार्टी को क्या करते हैं हम लोग, डेबिट करते। तो उसने क्वेश्चन में सेल्स बुक में लिख दिया, मतलब उन्होंने क्या एंट्री पास कर दी बेटा, पार्टी का नाम यहाँ पे दिया नाथन, उन्होंने एंट्री पास कर दी है नाथन अकाउंट डेबिट, क्योंकि सेल्स बुक में लिखे नाथन अकाउंट डेबिट 300 टू सेल्स अकाउंट 300। अब होता है क्या बेटे, कल एक ऐसा क्वेश्चन किए थे मेरे को ख्याल है, उस क्वेश्चन में भी ऐसा आया था, लेकिन वहां पर बोला था कि बट पार्टी अकाउंट करेक्टली पोस्टेड, तो पार्टी को वहां पे करेक्टली पोस्ट की, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ बोला नहीं है। यहाँ पे ऐसा कुछ बोला है कि उसने हमको पार्टी अकाउंट करेक्टली पोस्टेड नहीं है। परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम नाथन अमाउंटिंग टू रुपीज 300 हैज बीन रॉन्गली एंटर्ड थ्रू द सेल्स बुक, बस। तो सेल्स बुक में लिखा, मतलब ही है कि टोटल ये सेल्स अकाउंट में क्या है, और ये पार्टी अकाउंट को क्या किया, डेबिट। फॉर द रॉन्ग इफेक्ट या इफेक्ट गिवन इज नाथन अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। अब आप रेक्टिफाइड एंट्री पास करो बेटा। परचेज को डेबिट करना था, क्या परचेज को डेबिट किए, नहीं, तो करना पड़ेगा परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट 300। नाथन को क्रेडिट करना था, क्या नाथन को क्रेडिट करें, नहीं, नॉट क्रेडिटेड, तो क्रेडिट करेंगे बेटा यहां पे टू नाथन अकाउंट 300। अब यहां पे इसने नाथन को डेबिट कर दिया, रॉन्गली डेबिटेड, तो उसको कैंसिल करने क्या करना पड़ेगा बेटा, क्रेडिट ऐसा आया है पहले हमने आपको बताया। तो ये जो है आपका एक था कि नॉट क्रेडिटेड, क्रेडिट नहीं किए उसकी वजह से कर रहे, और ये क्या था बेटा, रॉन्गली डेबिटेड कर दिए थे आपने, उसकी वजह से अपन इसको क्रेडिट कर रहे बेटा। ओके, तो टोटल वो आपका यहाँ पे 600। अब मुझे बताओ बेटा, यहाँ पे सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करना था, नहीं, तो रॉन्गली क्रेडिटेड, तो क्या करना पड़ेगा, डेबिट, तो सेल्स अकाउंट डेबिट। अब आप कह रहे हो इसमें सस्पेंस तो नजर ही नहीं आ रहा है, ए पॉइंट में भी नहीं आया, बी पॉइंट में नहीं, तो वही फंडा अपना देखो जरा, ए में डेबिट क्रेडिट में कोई डिफरेंस है नहीं, 200 200, यहाँ पे बी पॉइंट में डेबिट क्रेडिट में रॉन्ग इफेक्ट में कोई है नहीं, 300 300। तो अमाउंट जब डिफर करता है डेबिट का और क्रेडिट का, जब भी सस्पेंस अकाउंट में आपको रेक्टिफाइड एंट्री में दिखता है, अदरवाइज नहीं दिखता। ओके, नाउ कम टू थर्ड पॉइंट बेटा। ओके, सी पॉइंट पाएंगे हम। अच्छा, मैंने इसका नरेशन नहीं लिखा है, लिख लो बेटा। परचेज, कैसे यहाँ पे स्पेस नहीं, कोई बात नहीं, वैसा नरेशन तो आपको आना चाहिए। बीइंग परचेज ऑफ गुड्स, बीइंग परचेज ऑफ गुड्स wrongly recorded in sales book, now rectified। अब उसको हमने सुधार ली, now rectified। ओके, देखो बेटा, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर चल रहा है हमारा, हंसते खेलते चैप्टर हो जाएगा, ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है। लोगों को बड़ा डिफिकल्ट लगता है, इसके बाद कंसाइनमेंट शुरू करूंगा, वो भी लोगों को डिफिकल्ट लगता है, कुछ नहीं है कंसाइनमेंट से, बड़े आसानी से हर चैप्टर हमारे होते जाएंगे बेटा, ठीक है। ओके, अब आ जाओ वैसे, चलो थर्ड पॉइंट पे।
ए क्रेडिट सेल ऑफ ₹100, यहाँ पे हमारा एक मिनट ये हो सेकंड हमने कर लिया ना, ओके ठीक है। ए क्रेडिट सेल ऑफ ₹100 टू संतानम हैज बीन रॉन्गली पास टू द परचेज बुक। अब देखो क्या हुआ बेटा, यहाँ पे सेल किए थे तो आपने सेल बुक में लिखना था, तो उसको कहाँ लिख दिया अपन ने, परचेज बुक में लिख दी बेटा। उसको आपने कहाँ लिख दिया, परचेज बुक में। तो पहले तो सेल्स की एंट्री पास करेंगे अपन यहाँ पे। संतानम अकाउंट डेबिट, उसका नाम है पार्टी का। संतानम अकाउंट डेबिट कितना है, 100 टू सेल्स अकाउंट, 100। अब उसने गलती क्या किया, उसने गलती से इसको लिख दिया परचेज बुक में बेटा, ठीक है, उसने लिख दिया इसको परचेज बुक में। तो ये भी कल आया था शायद, ओके ठीक है। मेरी बात सुनो, जो भी परचेज बुक की टोटल होती है कहाँ जाती है बच्चों, ये जाती है परचेज अकाउंट में। परचेज अकाउंट को डेबिट करते एक्सपेंस से, और ये जितनी भी पार्टी वहां पे लिखी होती है ना, ये पार्टीज जो होती है इनको अपन क्या करते बेटा, क्रेडिट करते, क्योंकि वो गिवर होते, ठीक है। तो उसने कहाँ लिखा, परचेज बुक में लिख दिया बेटा। तो उसने कुछ इस तरह एंट्री पास कर दिया, परचेज अकाउंट डेबिट 100 टू, पार्टी का नाम दिया बेटा यहाँ पे संतानम अकाउंट, ठीक है 100। मगर वो बोलता नहीं पार्टी अकाउंट करेक्टली रिकॉर्डेड, तो फिर मैं उसको बराबर डेबिट ही करता था। कल ऐसे के क्वेश्चन में बोला था करेक्टली रिकॉर्ड, नहीं बोला तो बुक में एंटर्ड किया, तो फिर पार्टी में भी वैसे ही किया बेटा, ठीक है। अब मुझे बताओ, संतानम को डेबिट करना था, क्या संतानम को डेबिट किए, नो नॉट डेबिटेड, तो करो भाई डेबिट। संतानम अकाउंट डेबिट 100। सेल्स को क्रेडिट करना था, क्या सेल्स को क्रेडिट किया, नहीं, तो करना पड़ेगा नॉट क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट 100। परचेज को डेबिट कर दिया, नहीं कर रहा था, रॉन्गली डेबिटेड, तो क्रेडिट करना पड़ेगा टू परचेज अकाउंट 100। अब क्या ये संतानम को क्रेडिट करना था, नहीं बेटा, तो ये रॉन्गली क्रेडिटेड, तो उसको डेबिट करना पड़ेगा। तो ये वही बात बेटा, एक जो है यहाँ पे नॉट डेबिटेड, डेबिट नहीं किए थे बेटा, तो मैंने डेबिट किया उसको, नॉट डेबिटेड। और एक जो था बेटा रॉन्गली क्रेडिटेड कर, रॉन्गली क्रेडिटेड, आपने उसको क्रेडिट कर दी थी गलती, तो उसको अपन ने कैंसिल करने डेबिट किया, ओके चल। बीइंग, ये वैसी वाली बात हो गई जो फेस टू फेस क्लास फाउंडेशन पढ़ाता था, तो मैं बच्चों को समझाता था। वो था ना, उसको बोले अपन ये डेबिट करो डेबिट करो, वो बोले नहीं डेबिट नहीं करता, वहां पे वो रुका नहीं, डेबिट नहीं करा, वो पहली गलती किया उसने, उसके बाद भी वो माना नहीं, वो रुका नहीं, और उसने क्रेडिट कर दिया। वो दूसरी गलती, पहले बोला डेबिट कर, नहीं करता, बोले इतना जिद्दी वो कि डेबिट नहीं किया, पहली गलती किया, दूसरी गलती उसको क्रेडिट करके कर दिया, ओके। बीइंग परचेज, नहीं परचेज नहीं, सेल्स था, बीइंग सेल्स ऑफ गुड्स wrongly recorded in purchase book, now rectified, now rectified, ओके चलिए अब आते हम अगले पड़ाव पे, डी पॉइंट क्या कहता है, ओके चलिए भाई डी पॉइंट क्या कहता है देखा जाए। ₹150 रिसीव फॉर मल्होत्रा हैव बीन क्रेडिटेड टू मेहरोत्रा। अब देखो एक जैसे नाम है, वो अलग अलग पार्टी बेटा। मल्होत्रा को उसने पैसा मिला हमको, मगर हमने मेहरोत्रा को क्रेडिट कर दिया, तो पैसा मिला, एंट्री शुड बी कैश अकाउंट डेबिट टू मेहरोत्रा अकाउंट, मगर हमने इस पे तो नाम मिलता जुलता है, इसलिए गड़बड़ हो गई। लेकिन अपने गलती से मेहरोत्रा को, होता है ना कभी कभी, ये होता है ऑफिस में ऐसे, जैसे मैं अगर मेरा को बेटा मेरा अकाउंटेंट है कोई, या तो फिर अकाउंटेंट छोड़ो, बहुत से क्लाइंट जब ऑडिट होते हैं, जब ऑडिट करता हूँ तो टैक्स ऑडिट का पीरियड रहता है, जब आते हैं तो टैक्स ऑडिट करते हैं, बराबर देखते हुआ कि नहीं ट्रांजेक्शन, एंट्रीज बराबर हुई है कि नहीं, उसकी रिकॉर्डिंग हुई है कि नहीं। तो कई बार होता है कोई कोई और पार्टी का गलती से कोई और पार्टी में अकाउंट में चले जाता, तो नाम एक जैसे रहते, तो होता है ऐसा, ठीक है। चलो पहले तो पैसा आया, तो हम एंट्री पास करेंगे बेटा कैश, ये करेक्ट एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट
150 वाया मेलहोत्रा से, ठीक है, अकाउंट, ये करेक्ट एंट्री थी भैया। हमने गलती से लिख दिए कैश अकाउंट डेबिट 150 टू मेहरोत्रा, ठीक है, दूसरे अकाउंट में लेके चले गए, मेहरोत्रा अकाउंट, नहीं स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, एक सेकेंड, हाँ अब सही है, मेहरोत्रा अकाउंट। ओके बेटा 150, कैश को डेबिट करना था, कैश को डेबिट करे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेहरोत्रा को क्रेडिट करना, क्या हमने किए, नहीं तो करना पड़ेगा 150। और मेहरोत्रा अभी एक जैसे नाम है बेटा, बस इतना ये डिफरेंस है, ये ए एल है, ये ई एच है। ओके, ओके, ठीक है भाई, जो भी नाम हो तुम्हारे, ठीक है। तो इसको अपन ने यहाँ पे क्रेडिट करा था, नहीं करे तो अपन ने यहाँ पे क्रेडिट कर लिया। अभी इसको क्रेडिट नहीं करना था बेटा, तो अपन को इसको कैंसिल करने, डेबिट करना पड़ेगा। ओके बेटा, बीइंग मेहरोत्रा अकाउंट क्रेडिटेड instead of instead of instead of Malhotra, Malhotra, now rectified, now rectified। ओके, तो आप बोलेंगे सस्पेंस अकाउंट नजर नहीं आ रहा, नजर इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि जो हमने एक रॉन्ग एंट्री इफेक्ट गिवन जो है उनका, उसमें डेबिट का और क्रेडिट का अमाउंट बेटा अलग अलग नहीं है, इसलिए आपको सस्पेंस अकाउंट नजर नहीं आ रहा, ठीक है। कोई पॉइंट में आएगा तो वहां पे दिखेगा आपको, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट इस पे आइए बेटा, ₹375 पेड ऑन अकाउंट ऑफ सैलरी टू कैशियर, टू द कैशियर धवन, स्टैंड डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। कैसा होता है बेटा कि आपने सैलरी पे करे 250, सॉरी 375 रुपए, जो कैशियर था उसका नाम था धवन, तो आपने बेसिकली इसको सैलरी पे करते, एंट्री इन सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, लेकिन आपने गलती से टू इस पर्सनल अकाउंट आपने धवन अकाउंट क्रेडिट डेबिट कर दी। तो कई बच्चे सोचते भी है, चलो मैं बताता हूँ, पहले ना इसकी करेक्ट एंट्री लिखो, मैं एक्सप्लेन करता हूँ जो पॉइंट मैं भी कहना चाह रहा हूँ। पहले लिखो यहाँ पे आपने सैलरी पे की, सैलरी अकाउंट डेबिट, एक्सपेंस डेबिट, एक्सपेंस डील बाय नॉमिनल, नॉमिनल से ऑल एक्सपेंस शुड बी डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट 375 टू कैश अकाउंट 375। अब होता है क्या बेटा, सैलरी आपने किसी को पे कर, उसने आपको सर्विसेज दी, आपने उसको पे कर दी बेटा, बस बात खत्म हो गई हमारी, ठीक है। तो आप सैलरी पे कर जाए, लेकिन जब बेटा किसी से लेन देन बची हुई रहती है, तो जब आप उसके पर्सनल अकाउंट, जब उसके नाम से लिखा जाता है, तो उन्होंने कहाँ पे लिख दिया, उन्होंने लिख दिया धवन अकाउंट, जो बंदे का नाम होगा धवन, वो कैशियर का, ठीक है, धवन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये एंट्री पास कर दी। ऐसी एंट्री नहीं होना चाहिए बेटा। कब आप नाम लिखते हो, जब लेन देन बची हुई हो बेटा, जैसे किसी को एडवांस दी है, उसने सर्विसेज नहीं दी अभी तक के, तो आप नाम लिखते हो उसको, ओके। तो सैलरी थी तो सैलरी में लिखी, इवन तो धवन को दी, लेकिन उसको हिसाब किताब थोड़ी ना बचा हुआ है, ठीक है, कोई एडवांस थोड़ी ना दी उसको अपन ने, ठीक है, तो फिर नाम उसका लिखते क्योंकि सर्विसेज मिलना बची रहती जब। तो एंट्री सैलरी टू कैश, उसने एंट्री पास की धवन टू कैश। अब आप रेक्टिफाइड एंट्री बोलो बेटा, सैलरी को डेबिट करना था, क्या हमने किए, नहीं तो करना पड़ेगा, सैलरी अकाउंट डेबिट 375, सैलरी अकाउंट डेबिट 375। अब कैश को क्रेडिट करता, कैश को क्रेडिट करे, धवन को डेबिट करता, नहीं रॉन्गली डेबिटेड, तो उसको क्रेडिट करो टू धवन अकाउंट, टू धवन अकाउंट 375, बीइंग, ओके, बीइंग rectification of wrong, rectification of wrong debit
टू धवन अकाउंट इंस्टेड ऑफ सैलरी अकाउंट। ओके, ओके। अब और नेक्स्ट पॉइंट पे बेटा, क्या कहता है आपसे नेक्स्ट पॉइंट? A contractor bill for extension of premises amounted to rupees 2,750 has been debited to building repairs account। अब ना मेरी बात अच्छे से समझना बेटा, इसको अपन अच्छे से डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब क्या होता है बेटा, यहाँ पे सपोज ये आपकी बिल्डिंग है, ठीक है। ये हमारी बिल्डिंग में 2 फ्लोर है। ये बिल्डिंग है हमारी, ये हमारा फर्स्ट फ्लोर है, ये हमारा सेकेंड फ्लोर था, ठीक है। अब 2 फ्लोर है बिल्डिंग में, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर था। अब कैसा होता है कि मैंने ही आपको पहले पढ़ाया बेटा कि जब भी कोई खर्चा होता है, कोई फिक्स एसेट है ना, कोई फिक्स एसेट पे जब भी कोई रेडी टू यूज के पहले खर्चा होता है, वो उसकी कॉस्ट में ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, ये बिल्डिंग जब भी बन रही होंगी बेटा, तो इसमें लेबर लगे होंगे, है ना। ये बिल्डिंग जब भी बन रही होंगी बेटा, इसमें बिल्डिंग में क्या होगा, लेबर लगे होंगे। तो जो जो भी लेबर होंगे बेटा, वो लेबर की कॉस्ट, ऐसे बताता हूँ मैं, ये वेजेस है ना, लेबर होंगे यहाँ पे। वो लेबर ने ये बिल्डिंग को, मतलब कंस्ट्रक्शन के वक्त यहाँ पे अपने लेबर ने काम किए, तो हमने इनको वेजेस पे करे होंगे, ठीक है। ये एक दूसरी चीज बता रहा हूँ, फिर वो रिपेयर्स वाले पार्ट पे भी आता हूँ मैं, ठीक है। हमने इनको वेजेस पे करे, तो वो वेजेस भी बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड होती है। क्यों होती है? क्योंकि बिल्डिंग के रेडी टू यूज के पहले का खर्चा है, ठीक है। तो हम उसमें ऐड करते थे, मैंने ही आपको सिखाया बेटा, ठीक है। अब क्या होता है, बाद में बिल्डिंग में छोटा मोटा कुछ टूट गया है ना, नल टूट गया, छोटी मोटी चीजें कुछ हुई, रिपेयरिंग का वर्क होता है। तो वो रिपेयर जो होता है, वो आप रिपेयर अकाउंट एक अलग बनाते हो, वो फिक्स्ड की कॉस्ट का हिस्सा नहीं होता। अब ये बिल्डिंग पे मैं आता हूँ, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कार का। तो मेरे पास जो कार है बेटा, अब मैं उसको, उसमें डीजल भराते रहता हूँ, तो और उसके बाद हर साल में एक बार रिपेयरिंग कराता ही हो बेटा। तो वो तो खरीदे बाद रिपेयर करा रहा हूँ ना, कार खरीद लिया, कार खरीदे पहले, खरीदने के रेडी टू यूज के पहले जितना भी खर्चा, तो मैंने कार अकाउंट में डेबिट कर दिया था, एक्सपेंस मान लिया था। अब हर साल उसमें छोटा मोटा रिपेयरिंग का खर्चा होता है, तो वो रेडी टू यूज के बाद का, तो वो तो रिपेयर अकाउंट में ही जाता है बेटा। लेकिन अब यहाँ पे पॉइंट अच्छे से पढ़ना है, कॉन्ट्रैक्टर बिल फॉर एक्सटेंशन ऑफ प्रीमाइसेस, ये रिपेयरिंग की बात नहीं कर रहे, इसको अंडरलाइन कर लो आप अपने नोट्स में भी। एक्सटेंशन ऑफ प्रीमाइसेस मतलब ये आपके प्रीमाइसेस को और बढ़ा रहा है बेटा। एग्जाम्पल के तौर पे हम थर्ड फ्लोर बनाना चाह रहे, कौन सा फ्लोर बनाना चाह रहे बेटा, थर्ड फ्लोर बनाना चाह रहे। जब आप यहाँ पे थर्ड फ्लोर बनाना चाह रहे हो बेटा, अगर आप यहाँ पे थर्ड फ्लोर बना रहे हो बेटा, उसका बिल आ रहा है, ये थर्ड फ्लोर, इसका बिल आया बेटा 2750। एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग, एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग प्रीमाइसेस एनीवे 2750। तो बेटा ये मेरे को बताओ, क्या ये रिपेयरिंग का काम करेगा? आपने आपने अपनी फिक्स एसेट को बढ़ाए हो, है ना। पहले 2 फ्लोर थे एग्जाम्पल, आपने और एक फ्लोर क्रिएट करे उस पर, तो वो आपने अपने एक फिक्स एसेट को बढ़ा दिए हो आपने। तो ये रिपेयरिंग वाला काम नहीं है, ये एक्सटेंशन है। तो जब बेटा रिपेयरिंग वाला रहता तो रिपेयर्स अकाउंट में चले जाता, बिल्कुल सही है। लेकिन एक्सपांशन है, बढ़ रही है फिक्स एसेट आपकी, तो ये किस में रिकॉर्ड करते हैं? फिक्स एसेट की कॉस्ट में आप और ऐड कर देते, तो फिर से बाद में हुआ तो भी क्यों बेटा? क्योंकि आपने उसको बढ़ा दियो बेटा, ठीक है। 2 फ्लोर तो और एक फ्लोर बढ़ा दिए, रिपेयर थोड़ी ना, रिपेयर होता तो रिपेयर अकाउंट में जाता। तो इसको आप फिक्स एसेट की कॉस्ट में ही बाद में ऐड करते हो, क्योंकि आपने फिक्स एसेट को बढ़ाए हुए यहाँ पे, ठीक है, एक्सपांशन की उसका। तो एंट्री होना था आपकी यहाँ पे 2750 जो है, तो ये एंट्री होता प्रीमाइसेस अकाउंट, है ना। प्रीमाइसेस अकाउंट डेबिट होता, फिक्स एसेट है, बिल्डिंग बोलते तो बिल्डिंग वर्ड यूज कर लेता मैं। तो प्रीमाइसेस अकाउंट डेबिट टू कैश होना चाहिए था बेटा। उसने इसको कहां डेबिट करा? उसने डेबिटेड टू बिल्डिंग रिपेयर्स अकाउंट, बिल्डिंग रिपेयर्स अकाउंट करा। तो उसने बिल्डिंग अकाउंट को करना था, या प्रीमाइसेस अकाउंट को, नाम अलग अलग एक ही चीज, प्रीमाइसेस अकाउंट या बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट करना था, उसने कर दिया बिल्डिंग रिपेयर्स अकाउंट बेटा। तो उसने रिपेयर्स अकाउंट को डेबिट करा, जो कि गलत है बेटा, ठीक है। क्यों गलत है समझे? क्योंकि ये रिपेयर्स नहीं हो रहा, ये एक्सपांशन हो रहा है बेटा। तो ये फिक्स एसेट की कॉस्ट में ऐड होगा। तो आपने एंट्री पास करना था, प्रीमाइसेस अकाउंट डेबिट 2750 टू कैश अकाउंट 2750, प्रीमाइसेस अकाउंट डेबिट 2750 टू कैश अकाउंट 2750।
आपने उसको डेबिट करे, आपने मतलब बेटा वो जो भी था, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट 2750 टू कैश अकाउंट 275, अमाउंट यही था बेटा। आप ये भी कॉन्ट्रैक्टर बिल फॉर एक्सपांशन हैज बीन डेबिटेड, ठीक है, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्टर का नाम नहीं दिया, मतलब हैज बीन, कॉन्ट्रैक्टर का नाम नहीं दिया और पेड कुछ बोल रहे थे, ठीक है, हम अज्यूम दैट कैश, आप पार्टी भी लिखते वहां पे कैश की जगह तो चलता, ठीक है। एनीवेज, तो प्रीमाइसेस को डेबिट कर रहा था, क्या प्रीमाइसेस को डेबिट किया, नहीं, तो यहां पे लिखो प्रीमाइसेस अकाउंट डेबिट 2750, कैश को क्रेडिट का था, कैश को क्रेडिट किया, रिपेयर्स टू, रिपेयर्स को डेबिट नहीं किया, रॉन्गली डेबिटेड, तो क्रेडिट करो टू रिपेयर्स अकाउंट 2750, ओके। being being repairs account debited instead of premises account, now rectified, now rectified, now rectified, ओके। चलिए, उसके बाद आते हैं, अब देखो आप बोलेंगे सर सस्पेंस तो नजर ही नहीं आ रहा है क्वेश्चन में, अरे सस्पेंस इसलिए नजर नहीं आ रहा बेटा क्योंकि आपको यहाँ पे डेबिट को क्रेडिट का अमाउंट अलग अलग नहीं है, कोई कोशिश में कोई भी रॉन्ग इफेक्ट में, इसीलिए बेटा, ठीक है, आएगा तो दिखेगा हमारे इसमें बेटा, ओके। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, on 25th of June goods of the value of rupees 500 were returned by आकाशदीप, रिटर्न किया आकाशदीप ने, बताओ रिटर्न किया किसी ने, क्या है, सेल्स रिटर्न, तो एंट्री सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू आकाशदीप, were taken into stock but the return were entered in the book under date 3rd July after the expiration of the financial year on 30th June। देखो अभी क्या हुआ बेटा, 30 जून को इनका साल खत्म हुआ, ठीक है, अलग अलग फाइनेंशियल ईयर हो सकते हैं, लेकिन जनरली जो इनकम टैक्स में हम फॉलो करते हैं दैट्स एंड ऑन 31st ऑफ मार्च, एनीवे इसने 30 जून बोला, मान लो 30 जून को फाइनेंशियल ईयर इसका एंड हुआ बेटा। अब उसको रिटर्न हुआ तो वो रिटर्न हुआ 25 जून को, 30 जून के पहले हुआ बेटा। देखो ऐसे बता रहा हूं आपको, यहां पे आपका साल खत्म हुआ, यहां पे साल खत्म हुआ 30 जून को, ठीक है, रिटर्न यहां पर हुआ बेटा, तो एंट्री कहां पास होना था, 25 जून को होना चाहिए था ना जब रिटर्न हुआ, उसने वहां ना पास करते हुए उसने पास कर दिया 3rd जुलाई को, यहां पे रिटर्न की एंट्री पास किया, पास्ट, रिटर्न की एंट्री यहां पास किया, जूम कर दो इसको थोड़ा, यहां पे पास करना था बेटा, यहां पास करना था, उसने पास यहां पे क्या एंट्री, तो मैं अभी यहां पे एंट्री पास कर दूंगा क्योंकि मैं इस साल की बात कर रहा हूं बेटा, ये करंट ईयर की बात करें, नेक्स्ट ईयर की बात नहीं कर रहे। अब मैं ये तो एंट्री पास कर दूंगा इस साल की बेटा, यहाँ पे करना था उसने, वॉट अबाउट दिस, इसको तो पास नहीं करना था ना बेटा, इस पे मैं नोट लिखा दूंगा आपको, एक कैश बुक का भी कैसा आया था एडजस्टमेंट, पहले कोई क्वेश्चन नहीं, इसी चैप्टर में आया था, ठीक है। अब यहाँ पे रिटर्न का है, वहां पे कैश बुक का कोई, ठीक है, अब यहाँ पे रिटर्न पास उसने यहाँ पे कर दिया, तो नेक्स्ट ईयर जो उसने कर दिया उसको रिवर्स करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे उसको उसने करना ही नहीं चाहिए था बेटा, उसने कर दिया तो उसको वहां पे रिवर्स कर, यहाँ पे करना ही नहीं चाहिए था, कर दिया तो उसको रिवर्स करना पड़ेगा बेटा। और यहाँ पे क्या, यहाँ पे उसको एंट्री नहीं कर रहे, यहाँ पे एंट्री पास करना पड़ेगा, हम इस साल की बात करें तो हम इसी साल की बात करेंगे, एंट्री पास कर देंगे, लेकिन मैं आपको एक नोट लिख भी दिखा दूंगा कि यहाँ पे इसने जो पास किया इसको क्या करना पड़ेगा बेटा, रिवर्स करना पड़ेगा, ओके। चलिए अब आ जाओ वहां पे, जी पर क्या एंट्री पास होंगी बेटा यहाँ पे, ठीक है, एंट्री पास क्या होंगी बेटा यहाँ पे, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 500 टू आकाशदीप अकाउंट 500, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू आकाशदीप अकाउंट 500, ठीक है बेटा। अब उसने कोई एंट्री पास नहीं किया, उसने एंट्री पास यहाँ पे करा नहीं है बेटा, अब बोलेंगे सर करा तो वो नेक्स्ट ईयर करा, इस साल पास नहीं किया, मैं बड़ा नोट लिखा देता हूँ बेटा, इस पे नोट लिखा देता हूँ यहाँ पे, नोट सेल्स रिटर्न, अब लिखो आप लोग भी,
सेल्स रिटर्न not recorded in current year. Goods have been already इसको मतलब एक मिनट को had not been recorded in current year and entry already passed in next year's book will have to be reversed. मतलब नेक्स्ट ईयर की बुक्स में रिवर्स करो, अभी नहीं. will have to be reversed. आपने नेक्स्ट ईयर की बुक्स में लिख दी, वहां पे नहीं लिखना था, आप लिख दिए तो ठीक है भाई, लिख दिए तो उसको आपने वहां पे कैंसिल करना. हम तो करंट ईयर की यहाँ पे बात कर रहे हैं. ठीक है, चलिए अब मेरे को बताओ एंट्री जो पास करना था सेल्स रिटर्न टू आकाशदीप इस साल हमने पास की नहीं, तो कर दो बेटा. सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 500 टू आकाशदीप अकाउंट 500. ठीक है, बीइंग सेल्स रिटर्न ऑफ करंट ईयर not recorded, now rectified. ओके, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू आकाश दीप अकाउंट. ठीक है, ओके. चलिए बेटा, अब उसके बाद आते हम यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पे. क्या कह रहा है हमसे नेक्स्ट पॉइंट? A bill of rupees 200 for old furniture sold to सेठी were entered in the sales day book. होशियार बच्चे हो ना बेटा, फर्नीचर बेचे है ना आप, हो कि नहीं हो बताओ. ऑफिस फर्नीचर बेचे, आपने फर्नीचर बेचे, कोई गुड्स थोड़ी ना बेचे, आपने सेल्स बुक में नहीं लिखना था, फर्नीचर अकाउंट में इफेक्ट देना था बेटा. तो चलो अब अपन आ जाए यहाँ पे. ओके, कौन सा पॉइंट है? ओके, कितना अमाउंट है बेटा वहां पे? ओके, 200 रुपये. ठीक है, लिखो एच पॉइंट कैश अकाउंट डेबिट 200 टू फर्नीचर अकाउंट या ऑफिस फर्नीचर जो भी नाम दो, टू फर्नीचर अकाउंट 200 रुपये बेटा. ठीक है, आपने क्या एंट्री पास करे बेटा उसको सेल्स बुक में. यहाँ पे ना बुक आती है ना, तो बेटा कैश की जगह पार्टी लिख लिया करो. ठीक है, पार्टी लिख लेना, कैश की जगह वहां पे सेल्स बुक बोला तो पार्टी लिख लेना. ठीक है, अब उसने लिखा सेल्स बुक में, तो सेल्स बुक में आप सेल्स बुक की टोटल जाती सेल्स अकाउंट को क्रेडिट, पार्टी को डेबिट, तो उन्हें एंट्री पास कर दी पार्टी अकाउंट डेबिट 200 टू सेल्स अकाउंट 200. अब पार्टी को डेबिट करना था, पार्टी को डेबिट करे. फर्नीचर को क्रेडिट करना था, क्या करे? नहीं, तो करो बेटा यहां पे टू फर्नीचर अकाउंट 200. क्या हमें सेल्स को क्रेडिट करना था? नहीं, तो डेबिट करना, रॉन्गली क्रेडिटेड तो डेबिट करना पड़ेगा, सेल्स अकाउंट डेबिट 200. बीइंग सेल ऑफ फर्नीचर wrongly recorded in sales book, now rectified. ओके, चलिए ठीक है बेटा. ओके, डन. सिंपल. सर बोलेंगे सर सस्पेंस अकाउंट नजर नहीं आ रहा है क्वेश्चन में, डेबिट का क्रेडिट का अमाउंट देखो, रॉन्ग इफेक्ट जो दिया हर जगह सेम है, तो कहां से नजर आएगा? ठीक है, अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट में. क्या कह रहा है बेटा नेक्स्ट पॉइंट? एच हो गया आई.
द पीरियोडिकल टोटल ऑफ द सेल्स बुक वॉज कास्ट शॉर्ट, कास्ट टोटलिंग एरर शॉर्ट 100 रुपीज। बेटा ये तब आप खुद भी फट से कर सकते हो, लेकिन मैं हाइपोथेटिकल फिगर को क्रिएट करता हूँ। सेल्स बुक थी बेटा, सपोज वो हाइपोथेटिकल फिगर 1000 रुपए का सेल्स, आप कोई भी फिगर ले सकते हो, रेक्टिफाइड एंट्री सेम ही आएंगे। ठीक है, मैं कहता हूं पार्टी अकाउंट डेबिट 1000 रुपए टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, लिख देता हूं, नहीं तो बाद में बोलेंगे कहां से आया। ठीक है, अब बताओ इसको मैंने 100 रुपए सेल्स बुक में एंटर्ड गलत किया बेटा कि टोटल गलत हुआ? कास्ट बोला, कास्ट मतलब टोटल 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 में मैंने शॉर्ट 100 से कम किया टोटल बेटा। मैंने कुछ इस तरह एंट्री पास किया, पार्टी में बराबर गया, एंटर्ड करते वक्त नहीं गलती, पार्टी अकाउंट डेबिट 1000 ही रहेगा। यहाँ पे 100 रुपए कम कर दो सेल्स में, शॉर्ट बोला तो ये 900 हो जाएगा। आप यहाँ पे कोई भी फिगर लो, यहाँ पे आप 10 लाख ले तो यहाँ पे आता 9,99,900 ऐसा आता। ठीक है, तो यहाँ पे रेक्टिफाइड एंट्री सेम आएगी सबकी, यहाँ पे कोई भी अमाउंट लो। ठीक है, अब बताओ मेरे को पार्टी को डेबिट करना, पार्टी को डेबिट करे, सेल्स को क्रेडिट करना, सेल्स को क्रेडिट करे लेकिन कम अमाउंट से करे, एरिथमेटिकल एरर, तो शॉर्टली क्रेडिट तो करो फिर टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट 100 से कम की ना, 1000 से कम, 900 से 100 से कम की शॉर्ट। अब देखो बेटा यहाँ पे डेबिट का और क्रेडिट का अमाउंट अलग अलग है बेटा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, देखो इसीलिए यहाँ पे आ रहा है सस्पेंस, फाइनली सस्पेंस आ गया, सस्पेंस अकाउंट डेबिट 100। ओके, बीइंग सेल्स बुक कास्ट शॉर्ट बाय ₹100, नाउ रेक्टिफाइड। अब हमने उसको सुधार लिया। ओके, अब आते हम बेटा अगले पड़ाव पे। ओके, क्या कह रहा है हमसे, an amount of ₹80 received on account of interest was credited to commission account। अब इंटरेस्ट का अमाउंट मिला, कमीशन में लिख दी। चलो एंट्री बोलो, करेक्ट एंट्री, कैश अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट था, 80 था ना, यस, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट 80, हमने लिखे कैश अकाउंट डेबिट 80 टू कमीशन अकाउंट, कमीशन अकाउंट 80। तो कैश को डेबिट कर था, कैश को डेबिट किए, इंटरेस्ट को क्रेडिट करना था, नहीं करे, नॉट क्रेडिटेड, तो क्रेडिट करो बेटा टू इंटरेस्ट अकाउंट 80, कमीशन को क्रेडिट कर दिए, रॉन्गली क्रेडिटेड, तो डेबिट करना पड़ेगा टू कमीशन, सॉरी कमीशन अकाउंट डेबिट 80। ओके, बीइंग interest wrongly credited to commission account, now rectified, now rectified। ओके, ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन खत्म होता है बेटा, बस उसने इतना ही हमसे पूछा था। ठीक है, अब कुछ याद है आप लोगों को, जब हमने चैप्टर शुरू किए थे उस पर तो मैं आता हूँ बेटा। ठीक है, ये चैप्टर जब शुरू किए थे हमने, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, 7th हो गया, अभी हमने कौन सा सॉल्व करे, 8th भी सॉल्व करे, 7th भी हो गया हमारा, है ना, 7th 8th अभी करे, नहीं 8th ही करे ना, अच्छा अभी एक ही क्वेश्चन हुआ, 8 हुआ बस। ठीक है, अरे सर ये क्या है, रेक्टिफिकेशन इन सब्सिक्वेंट ईयर्स बुक्स, है ना, अब इस पे मैं आऊंगा, इसकी थ्योरी भी आपसे डिस्कस करूंगा, लेकिन उससे पहले बेटा प्रैक्टिस ड्रिल में अगर जाओ तो आपने ज्यादा होमवर्क अभी तक मिला नहीं है आपको, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 और आई थिंक आपने
सेकंड ही करे हो अभी तक के, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन हम है आपका होमवर्क थर्ड फोर्थ, ठीक है, थर्ड फोर्थ, ये भी कर सकते हो बेटा, थर्ड फोर्थ, ठीक है, फिफ्थ, एक मिनट, कहाँ नेक्स्ट ईयर वाला कहाँ पर है बेटा, थर्ड फोर्थ, नेक्स्ट ईयर है आपका 11। बहुत सा होमवर्क है बेटा, अभी एकदम से आज मत करना, थर्ड टू 10, क्योंकि नेक्स्ट ईयर वाला ना ये 11 से शुरू हो रहा है बेटा, यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है। तब आप ये कर दो यहाँ पे थर्ड, मतलब आपको 8 क्वेश्चन करना है, ठीक है, डोंट वरी, रोज दो दो करो, दो दो करो, दो तीन रोज करो। और अगर कोई भी डाउट आता है तो प्रैक्टिस सेशन, जो हमारा जो डाउट सेशन होता है, सॉरी, वो डाउट सेशन में मैं आऊंगा और आपको जो भी डाउट इन क्वेश्चन में आते हैं आप मेरे से वहां पे बिल्कुल पूछ सकते हैं बेटा, ठीक है। तो बस एक चीज रहती है कि एग्जामिनेशन में भी आपको रेक्टिफाइड एंट्री पूछता है, तो आप यहाँ पे आंसर देखेंगे एग्जामिनेशन के क्वेश्चन ऑल, तो यहाँ पे रेक्टिफाइड एंट्रीज ने पूछा रहता है। तो रेक्टिफाइड एंट्री दी रही, तो आपने पहले क्या करना बेटा, आपने अपने उससे होके पहले करेक्ट रॉन्ग और फिर रेक्टिफाइड यहाँ से क्रॉस चेक करना है। और मैंने आपको बोला था कि 2 नोटबुक मेंटेन करना, एक क्लास की जो मैं आपसे करा रहा हूँ और एक आपको बेटा प्रैक्टिस ड्रिल की। तो प्रैक्टिस ड्रिल में आपने प्रैक्टिस ड्रिल में करना, और जो भी पॉइंट, बहुत से पॉइंट तो सेम होंगे जो हम क्लास में करें, लेकिन जो अलग पॉइंट होंगे अलग अलग पॉइंट भी होंगे, आपको सोचना पड़ेगा बेटा। तो उसमें आपको वहां पे डिस्कवर, अगर कुछ अलग पॉइंट्स आते हैं बेटा तो वहां पे आप मेरे को उसको, आप लोगों को क्या करना रहेगा कि आप मेरे से खुद से करेंगे आप, और फिर भी डाउट आता है तो डाउट सेशन में आके फिर आप मेरे से वहां पे उसको पूछ लेंगे। ओके, तो आज अभी 10 तक है, आप लोग को बहुत होमवर्क एकदम से मत करना एक साथ, नहीं तो ठीक है वो हो जाओगे तुम लोग, ठीक है बेटा। कब एक ना पॉइंट मेरे को बैड डेप रिकवर्ड का मैं बता देता हूँ आपको, मैंने कहीं देखा था, फिर मैं आता हूँ यहाँ पे, ये महेश चंद वाला मेरे को दिमाग में था, ठीक है। देखो यहाँ पे एक दो पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे ख्याल रखना बेटा। एक एक काम करो तो आप पहले ट्राई करो आप लोग, ठीक है, आप लोग ट्राई करो, फिर हम लोग उसमें आना, फिर आप लोगों ने किसमें बेटा, डाउट सेशन में मैं आपको अगर कुछ डाउट आता है तो वहां पे आप मेरे को बिल्कुल पूछो आके, ठीक है। तो 3 से लेके 10 तक अभी तक क्यों नहीं दिए, आप बोलेंगे सर होमवर्क इसलिए नहीं दिया था बेटा क्योंकि उसमें अलग अलग तरह के बहुत से एडजस्टमेंट है, काफी एडजस्टमेंट आपको अभी करा लिया मैंने यहाँ पे, तब आपको करना रहेगा। ओके, ठीक है, डिस्काउंट से रिलेटेड भी आए थे ना, ठीक है, डिस्काउंट इज ब्लैक एंड व्हाइट हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द बुक, हाँ ठीक है बेटा, डिस्काउंट कॉलम ऑफ द, ओके, चलिए ठीक है। एक काम करो, या तो फिर एक काम करो, नहीं तो ना डेली मैं वो करूंगा, थर्ड फोर्थ तो आपने करना है बेटा, उसके बाद ना मैं यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन एक मिनट डिस्कस कर लेते, एक काम करो, थर्ड आज का होमवर्क थर्ड फोर्थ फिफ्थ, नहीं तो बहुत वो हो जाओगे तुम लोग, ठीक है। एक मिनट मैं यहाँ पे देख लूँ आपको सारे जमेंगा कि नहीं। द सेल बुक हैज बीन टोटल, ये आ जाएगा बेटा आपको, ठीक है। फिफ्थ वाला, गुड्स वर्थ ₹1,800 रिटर्न बाय गौर हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड, ये भी आ जाएगा। गुड्स परचेज ₹2250 हैव बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ सप्लायर सेन ब्रदर, ठीक है, ठीक है। गुड्स परचेज ₹2250 हैव बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ सप्लायर, नहीं डेबिट में नहीं करना था बेटा आपने, आपने क्या करना, देखो यहाँ पे थर्ड में, अच्छा उसने विद और विदाउट ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट, इसका मतलब क्या होता है, करेक्ट द फॉलोइंग एरर्स। अब इसने क्या बोला बेटा, विदाउट ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट, विदाउट ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट मतलब ट्रायल बैलेंस बनने के पहले, तो दो तरीके से सॉल्व करना है, एक ट्रायल बैलेंस बनने के पहले, तो मतलब फिर सस्पेंस अकाउंट नहीं आएगा, डिफरेंस आएगा, बस वहां पे आपने लिख देना रेक्टिफाइड एंट्री किसको डेबिट क्रिएट करना है, और दूसरा विद ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट, यहाँ पे जो भी डिफरेंस आएगा दैट विल बी एडजस्टेड इन सस्पेंस अकाउंट। तो आपको यहाँ पे थर्ड वाले की बात करता हूँ मैं आपसे, गुड्स परचेज ₹2250 हैव बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ द सप्लायर अकाउंट। अभी देखो यहाँ पर आप, ये देखो यहाँ पे, यहाँ पर आप सप्लायर को आपने डेबिट कर दिए थे ना बेटा, तो आपने परचेज की, तो परचेज टू सप्लायर एंट्री होता, आपने कर दी बेटा, सप्लायर को आपने क्या कर दिए थे, डेबिट। अब आप खुद से भी ट्राई करना बेटा, मैं परचेज डेबिट टू सप्लायर होना था, आपने कर दिए बेटा यहाँ पे परचेज अकाउंट डेबिट सप्लायर अकाउंट डेबिट, ऐसे कर दिए, अकाउंट में गलती करे, बुक में नहीं करे, बुक में होता तो फिर दोनों जगह होता है, तो ये करेक्ट था, यहाँ पे आपने ये 2250 से कर दिए, तो आपने रॉन्गली डेबिटेड कर दी, तो उसको कैंसिल करने क्रेडिट करे 2250, और नॉट क्रेडिटेड तो उसके लिए 2250 कर, तो ये आगे 4500, यहाँ डेबिट कुछ भी नहीं करे, तो इसलिए डिफरेंस आ रहा है 4500 सस्पेंस अकाउंट में आपका जाएगा। एनीवेज बेटा, ठीक है, ये भी हो जाएगा आपसे। थर्ड किधर गया भाई, फर्नीचर परचेज फ्रॉम मेरी एसोसिएट 15,000 हैव बीन एंटर्ड इन द परचेज डे बुक, ये आपको आ जाएगा। डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम ब्लैक एंड व्हाइट ₹1200 हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द बुक्स, ये भी आ जाएगा।
discount allowed to Radhe Mohan and company rupees 180 has not been entered in the discount column of the cash book. The account of the Radhe and company however have been correctly posted. मतलब क्या हुआ बेटा, या डिस्काउंट अलाउड है बेटा, डिस्काउंट अलाउड आपने गलती से कहाँ लिख दी बेटा उसको, डिस्काउंट हैड नॉट बीन एंटर्ड इन द डिस्काउंट अलाउड टू राधे हैज नॉट बी, अच्छा नॉट एंटर्ड आपने उसको लिखे ही नहीं बेटा, तो आप लिखोगे यहाँ पर, देखो आप यहाँ पे ये देखो डिस्काउंट वाला कहाँ था भाई, एक सेकेंड आगे भाग गए अपन, एक सेकेंड ये रहा, हाँ डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, आपने डिस्काउंट पार्टी में बराबर गया, वो बोल रहा है ना पार्टी में बराबर गया बेटा, पार्टी में वो बराबर गया, करेक्टली रिकॉर्डेड, डिस्काउंट कॉलम में नहीं लिखा, अलाउड है डेबिट रहता है तो उस पर डेबिट करें, इजी है कुछ नहीं है। तो आज एक काम करो, बहुत बर्डन नहीं देता आपको, 3 to 5 ये 3 क्वेश्चन करो आज बस, ठीक है, कोई डाउट आता है तो फिर मेरे से पूछना, आपने ये सब आंसर्स दिए हुए बेटा यहाँ पे, ठीक है। एक और चीज कह दूं मैं नेक्स्ट टॉपिक पे, वैसे बोलना तो बहुत है बेटा मेरे को, बहुत सारी चीजें रहता है, बस सेशन बड़ा हो जाते हैं, ठीक है, आप ट्राई तो करो। एक और चीज है बैड डेट रिकवर्ड का भी मेरे को बोलना था, आई थिंक आपको आता होगा, 4 पॉइंट मैं यहाँ पे बोल देता हूँ, लेकिन मेरे याद रखना कभी किसी से, चलो अभी बोल देता हूँ, ठीक है, अभी नेक्स्ट इस पे जाने के पहले बोल ही देता हूँ। कभी भी क्या होता है बेटा, जब आप किसी से रिकवर करते कोई चीज क्या करते बेटा, हम लोग रिकवर करते ना, बैड डेट रिकवर होता है, तो वी डोंट, हम एंट्री पास करते कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। अब आप मेरी बात समझ लेना बेटा क्या हुआ, ठीक है, ये करेक्ट एंट्री होती है। अब इसमें क्या हुआ, मैं वो एंट्री देख के बता दे रहा हूँ एरर क्या है वहां पे, उसने एंट्री पास कर दिया कैश अकाउंट डेबिट टू महेश चंद, जिससे मिला उसका नाम लिख दिया महेश चंद, तो ये करेक्ट है, ये रॉन्ग है। क्यों करेक्ट क्या है मैं बता देता हूँ। जब क्या होता है, जब किसी से पैसा आप मान लेते हो कि पैसा नहीं मिलेगा तो वो नुकसान होता है, उसको बैड डेट मानते हो, तो वी पास एंट्री बैड डेट अकाउंट डेबिटेड टू पार्टी अकाउंट, ठीक है, हमने पहले देखे अकाउंटिंग प्रोसेस चैप्टर में। लेकिन बैड डेट रिकवर्ड हो जाता है तो पार्टी का अकाउंट तो आपने ऑलरेडी मान चुके हो, डूब गया, पैसा नहीं मिलने वाला है बेटा, तो आप बैड डेट हो चुका है वो ऑलरेडी पहले, तो आपने पार्टी के अकाउंट को तो ऑलरेडी क्लोज कर दियो, क्योंकि आपने मान लीजिए कि बैड डेट हो गया और डूब गया पैसा, पार्टी का अकाउंट हमारी बुक्स में ऑलरेडी क्लोज हो गया। लेकिन अगर वो पार्टी भूले भटके कभी आ गई, उसका रियलाइज हुआ नहीं यार दे देना, तो उसने हमको पैसे दे दिए, तो करेक्ट एंट्री थी कैश है टू बैड डेट रिकवर्ड, ये करेक्ट एंट्री था। आप बोलेंगे सर पार्टी दिया तो किसी ने, जिसने दिया उसका अकाउंट आपने ऑलरेडी क्लोज कर दिया, अगर उसको मैं क्रेडिट कर दूं इसका मतलब आई एम लायबल टू पे हिम, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा उसका, लेकिन ऑलरेडी उसका अकाउंट क्लोज हो चुका है, वो तो बैड डेट हम मान चुके थे, तो पहले जो आपने लॉस माने थे वो रिकवर हो गया। अगर भूले भटके वो बोले नहीं यार दे देना, तो आ गया नहीं यार मैं दे देता हूँ, तो बोले दे दे भाई, पहले नुकसान माना तो फायदा मान लेता हूँ, इनकम तो क्रेडिट कर दिया उसको मैंने, तो गलत एंट्री कैश टू महेश चंद गलत एंट्री, तो इसकी रेक्टिफाइड एंट्री इसने पास किया महेश चंद टू बैड डेट रिकवर्ड है। इसमें शायद थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हो तो मैंने बता दिया, ठीक है। तो टुडे होमवर्क 3 to 5, अब धीरे धीरे रोज मैं देता हूं, ठीक है, अब आप फेमिलियर हो गए बहुत है ट्रांजेक्शन से। एनीवेज बेटा अब मैं बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट पे यहां पे आ रहा हूं, अगर आपको ख्याल होगा, क्या चीज ख्याल होगी सर, जब हमने चैप्टर शुरू किए थे बेटा, जब ये हमने चैप्टर शुरू किए थे तो मैंने आपको कहा था कि चैप्टर बेटा 3 हिस्सों में बटा हुआ है। कितने हिस्सों में बटा है बेटा, 3 हिस्सों में बटा हुआ है। पहला, बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले की बात की थी हमने, ठीक है। तो यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट आता ही नहीं था, क्यों नहीं आता था, क्योंकि आपने ट्रायल बैलेंस बनने के पहले ही रेक्टिफाइड कर ली, यहीं पे रेक्टिफाइड कर लिया हमने उसको, ठीक है। फिर हमने देखे थे सर कि नहीं ट्रायल बैलेंस बना दी, और हमने यहाँ पे क्या हो गया, ट्रायल बैलेंस बना दिए बेटा, और यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, मिसमैच हो गया। ट्रायल बैलेंस बना लिए और यहाँ पे मिसमैच हो गया, सॉरी यहाँ पे हमने ट्रायल बैलेंस यहाँ बनाए और यहाँ पे मिसमैच हो गया, तो हम टेम्पररी एक अकाउंट, ये थे ट्रायल बैलेंस हमने बना लिए बेटा, यहाँ पे मिसमैच और टेम्पररी एक अकाउंट क्रिएट करते, इस अकाउंट को हम क्या कहते हैं, सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। अब हमने अभी तक जो भी क्वेश्चंस करे, हम ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने के पहले इस गलती को इस सेकंड स्टेज वाले हम रेक्टिफाई कर ले रहे। तो भाई जब हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रहा है, वो सही फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रहा है बेटा, वो क्या बन रहा है, सही फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रहा है। तो ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रहा है बेटा, सही फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रहा है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस मिसमैच हुई थी, गलती हुई थी, हमने सस्पेंस अकाउंट में ले गए, लेकिन हमने यहां पे उसको सुधार लिए, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेक्टिफाइड कर ली हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने के पहले, यहीं पे हमने उसको रेक्टिफाइड कर ली इसके पहले, तो सही फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि सर यहां पे मिसमैच हुआ, यहां पर मिसमैच हुआ, ठीक है, यहां पे मिसमैच हुआ बेटा, और
हड़कंप मच गई कंपनी में ट्रायल बैलेंस मिसमैच हो गई, मिसमैच हो गई, मिसमैच होना नहीं चाहिए था। क्यों बेटा? क्योंकि जो हमने अगर डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट प्रॉपर लिखना चाहिए, डबल एंट्री सिस्टम हमारा जो रहता है, तो उसमें क्या करते हैं, डेबिट का और क्रेडिट का अमाउंट हम लोग प्रॉपर लिखे, सही अमाउंट डेबिट, जितने से डेबिट उतने से क्रेडिट, ट्रायल बैलेंस मैच होना ही चाहिए। वो मिसमैच हो गई, हड़कंप मच गया हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, अरे भाई मिसमैच हो गई, मिसमैच हो गई। मैंने कहा, सपोज एग्जांपल, मैं सपोज वहां का फाइनेंस मैनेजर, मैंने कहा अरे चलो चलो रेक्टिफाइड करो, ढूंढो कहां गलती हो, गलतियां ढूंढे, ठीक है। उसके बाद हमने उसको रेक्टिफाइड करे और फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही बना। लेकिन यह भी तो हो सकता है कि सस्पेंस अकाउंट क्रिएट हो गया, ट्रायल बैलेंस मिसमैच हो गई, और क्या क्रिएट हो गया बेटा? सस्पेंस अकाउंट क्रिएट हो गया ट्रायल बैलेंस वाली स्टेज पर। सो ट्रायल बैलेंस वाली स्टेज पे सस्पेंस अकाउंट क्रिएट हो गया बेटा, मिसमैच हुआ, आपका मिसमैच हुआ, और आपका क्या क्रिएट हो गया वहां पे? सस्पेंस अकाउंट क्रिएट हो गया। और हमने बोले गलतियां ढूंढो, गलतियां ढूंढो, हम गलती ढूंढ ही नहीं पाए, और हमारे शेयर होल्डर्स जिन्होंने हमारी कंपनी में पैसा लगाए, बैंकर्स जिनसे हमने लोन लिए, ठीक है, वो आए, वो बोले अरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, मैं सब जो यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो आए और वो कहने लगे लाओ 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 इस साल का फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेकर आओ। मैंने कहा नहीं नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैं नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकते भाई? मैंने कहा हमारी ट्रायल बैलेंस मिसमैच हुई, तो हमने एक टेम्पररी अकाउंट क्रिएट करे, उस अकाउंट का नाम है सस्पेंस अकाउंट। और अभी तक हमने बहुत मेहनत किए, बहुत मेहनत की, और हम लोग वो गलती को नहीं ढूंढ पाए, नहीं ढूंढ पाए, रेक्टिफाइड नहीं कर पाए। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो मेरा बन रहा है उसमें एक सस्पेंस अकाउंट भी नजर आ रहा है बेटा। सस्पेंस अकाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेटा, अगर यहाँ पे डेबिट बैलेंस वाला कॉलम अगर ये शॉर्ट गया है बेटा, अगर ये शॉर्ट गया है हमारा बच्चों, तो वो डेबिट बैलेंस होता है, और यहां पे गया तो क्रेडिट बैलेंस। तो जो भी साइड शॉर्ट गया वहां पे आप सस्पेंस अकाउंट लिख देते हो। इट मे बी डेबिट, इट मे बी क्रेडिट, वी डोंट नो, रेक्टिव जो भी कॉलम वहां पे शॉर्ट जाए, ठीक है। तो मैंने कहा गलती नहीं ढूंढ पाया, गलती नहीं ढूंढ पाया, मुझे बहुत शर्म आ रही है, रेक्टिफाइड नहीं कर पाया। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने का वक्त आ गया, और मेरा एक डेबिट का अगर साइड गया तो एसेट साइड में दिखेगा, अगर क्रेडिट बैलेंस का कॉलम शॉर्ट गया तो लाइबिलिटी साइड में, ठीक है, दिखता है वो सस्पेंस अकाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बच्चे घबराना मत, साइंस वाले, क्या है, अब बस फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक साल के आखिरी में परफॉर्मेंस और पोजीशन हमारी बताता है, बस इतना समझो। बाकी आप जब वो चैप्टर आएंगे जब वहां पे बात होगी। तो मैंने कहा आ गए आ गए, ये आ गए बैंकर, आ गए ये शेयर होल्डर आ गए। मैंने बोला बहुत बुरी बात है, मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही में सस्पेंस अकाउंट दिख रहा है। सस्पेंस अकाउंट दिखना फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बहुत ही गलत इंप्रेशन देता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। वो साफ साफ कह देता है, वो साफ साफ बता देता है यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कि भाई साहब इनने कोई गलती करे, एरर करे, इनका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हुआ, इसीलिए इनका सस्पेंस अकाउंट हुआ। अरे भाई मिसमैच हुआ था, लेकिन मौका था मेरे पास कि मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने के पहले वो सेकंड कैटेगरी जो अभी क्वेश्चन करे उसको रेक्टिफाइड कर लूं। मैंने रेक्टिफाइड नहीं किया बेटा, मैंने रेक्टिफाइड उसको नहीं किया ट्रायल बैलेंस बनने के, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने के पहले। फिर तो सस्पेंस अकाउंट मेरा दिखेगा ही ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। अगर मैं रेक्टिफाइड कर देता फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने के पहले, तो मेरा सस्पेंस अकाउंट तो नील हो जाता, क्लोज हो जाता, तो उनको पता ही नहीं चलता कि हमारा मिसमैच हुआ था। हमने रेक्टिफाइड करके हमने सुधार लिए उसको, वो एरर को रेक्टिफाइड कर लिए, सुधार लिए, तो उनको पता ही नहीं चलता कि पहले कोई गलती हुई थी फिर बाद में सुधारे इन लोगों ने। लेकिन आ गया समय फाइनेंशियल स्टेटमेंट देने का, कहां से लाओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये रहा मेरा, मान लो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आ गया समय, गलती नहीं सुधारा, ये लो ये लो, और बड़ी ही रेपुटेशन बड़ी खराब हो गई हमारी कंपनी की, क्योंकि उसमें सस्पेंस अकाउंट नजर आ रहा, रेक्टिफाइड नहीं किया तो वो नील हुआ ही नहीं बेटा, इसलिए वहां पे दिख रहा है। अच्छा, ये तो बड़ी बहुत ही बेइज्जती वाली बात हो गई कंपनी के लिए, हाँ बेइज्जती वाली बात है, ठीक है। अब रेक्टिफाइड नहीं हुआ तो कब करेंगे? बाद में, जब गलती मिल जाएंगी हमको, कहां गलती हुई थी, सस्पेंस अकाउंट हो गया, लेकिन अपने को गलती नहीं मिल रही थी, वो जो क्वेश्चन दिए रहते 8-9 पॉइंट दिए रहते, वो गलतियां रहती है, तो आप क्वेश्चन में दे देता है, रियल लाइफ में ढूंढना पड़ता है कहां गलती हुई है, ठीक है। तो गलती कहां हुई हमको समझ में नहीं आ रहा है बेटा, तो हम तो सस्पेंस अकाउंट को वो रेक्टिफाइड ही नहीं कर पाए एरर को, तो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सस्पेंस अकाउंट नजर आ रहा है।
अब कुछ और बात करना, ये मैं वापस से लिख लूंगा, ये नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर लिख लूंगा मैं, कोई बात नहीं, ठीक है। अब क्या हुआ कि आपको ये चीज पता है बेटा कि जब नेक्स्ट ईयर की बात आती है, नेक्स्ट ईयर की जब बात आती है बेटा, तो क्या चीज होता है आपका यहाँ पे नेक्स्ट ईयर से, जो नेक्स्ट ईयर जब कैरी फॉरवर्ड होता है, कैरी फॉरवर्ड जब होता है, मैं ऐसे लिख देता हूं, ऐसे लिख देता हूं बेटा, यहां पे क्या होता है जब ये नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, ठीक है, अच्छे समझिए। यहां पे मैं एक सेकेंड लिख दूं पहले, थर्ड नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हम उसको रेक्टिफाइड करेंगे, ठीक है, दिख रहा है आपको, आप दिखेगा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में उसको रेक्टिफाइड करेंगे, बड़े अच्छे समझना बस, ठीक है, आखिरी स्टेज पे इस चैप्टर की, ठीक है, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में उसको रेक्टिफाइड करेंगे। अब ठीक है भाई, रेक्टिफाइड करोगे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, वो तो मेरे को समझ में आता है, लेकिन सर अगर आपको बच्चों ख्याल होगा, आपको बच्चों अगर ख्याल होगा, तो मैंने आपको सिखाया था, मैंने ही आपको सिखाया था बेटा कि 3 अकाउंट होते, 3 अकाउंट होते। आपने बोले सर कौन कौन से 3 अकाउंट होते बताओ, तो मैंने कहा था बेटा कि एक होता है, मैं यहां लिखता हूं फिर बाद में सब एडजस्ट कर लेंगे अपन, ठीक है, मैंने कहा एक होता है सर पर्सनल अकाउंट होता है, अच्छा, एक होता है पर्सनल अकाउंट, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट सिखाया था अकाउंटिंग प्रोसेस में, एक होता है रियल अकाउंट, ठीक है, और एक होता है नॉमिनल अकाउंट, हाँ हाँ सर, 3 होते, 3, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। बड़े अच्छे से मेरी बातों को समझना बेटा, पर्सनल, रियल और नॉमिनल 3 अकाउंट होते हैं बेटा, ये हमारे पर्सनल, रियल और नॉमिनल। मैंने कहा सर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, उसमें तो सर ये बराबर आते पर्सनल, रियल और नॉमिनल। अच्छे से समझना बेटा, व्हाट इज पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट वो होता है बेटा जिनसे भी लेन देन बची हुई, जैसे डेटर्स, क्रेडिटर, जिनसे क्रेडिट परचेज करे, क्रेडिट सेल करे, बैंक, ऑल दीज आर पर्सनल अकाउंट। रियल अकाउंट फिक्स्ड एसेट है ना, प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, लैंड, रियल अकाउंट, कैश, रियल अकाउंट। नॉमिनल क्या कहता है, नॉमिनल क्या कहता है सर, नॉमिनल हमसे कहता है कि, नॉमिनल हमसे कहता है उस साल के जो एक्सपेंस और उस साल की जो इनकम है वही, वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होता। मतलब सर एक होता है बेटा पर्सनल अकाउंट, एक होता है पर्सनल अकाउंट और एक होता है रियल अकाउंट। ये जो होते हैं ना बेटा कैरी फॉरवर्ड, कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर, ये नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड होते हैं ये दोनों बेटा। अच्छा, और उसके बाद सर एक नॉमिनल होता है, नॉमिनल अकाउंट उसी साल के एक्सपेंस और इनकम, जैसे कि बेटा सैलरी हो गया, परचेज हो गया, सेल्स हो गई, टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ऑल दीज आर नॉमिनल अकाउंट। तो नॉट कैरी फॉरवर्ड, नॉट कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर। अरे सर ये नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड नहीं होते, नहीं होते, हाँ नहीं होते बेटा। तो ये जो मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट था उसमें क्या हुआ बच्चों कि ये 3 अकाउंट है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। ये 3 अकाउंट यहां पे मैंने कहा कि सर ये जो 3 अकाउंट है इसमें से 2 अकाउंट ऐसे हैं जो ऐसे, सॉरी दिख रहा है आपको, हाँ 2 अकाउंट ऐसे जो नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड होते हैं, और एक अकाउंट ऐसा होता है बेटा नॉमिनल अकाउंट जो नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो प्रॉफिट और लॉस बताता है बेटा नॉमिनल अकाउंट, इनकम और एक्सपेंस, डिफरेंस विल बी आइदर प्रॉफिट और लॉस। वो प्रॉफिट और लॉस हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते ओनर को, और ओनर का कैपिटल अकाउंट इज ए पर्सनल अकाउंट। लेकिन सारे के सारे नॉमिनल अकाउंट कैरी फॉरवर्ड नहीं होते, उसका जो नेट इफेक्ट प्रॉफिट और लॉस आता है वो ओनर के अकाउंट में ट्रांसफर करते, और वो अकाउंट फिर कैरी फॉरवर्ड होता है। ठीक है, अब मैं आया बेटा नेक्स्ट ईयर पे आया, नेक्स्ट ईयर पे आया। अब नेक्स्ट ईयर पे आया बेटा, बड़े अच्छे से समझना, बारीकी से एक चीज को समझना। मैंने कहा कि चलो सर अब हम लोग रेक्टिफाइड करते हैं, नेक्स्ट ईयर हमने कहे कि चलो सर अब हम रेक्टिफाइड करते हैं। ठीक है, अब कलर कौन सा चूज करो, ये भी एक है, ठीक है, चलो एक सेकेंड, चलो ग्रीन ही रहने दे, सारे सारे कलर हो गए बाकी। ठीक है बेटा, अब मैंने कहा कि नेक्स्ट ईयर अपन आए और मैंने कहा कि यहाँ पे रेक्टिफाइड करने की बारी आई नेक्स्ट ईयर पे अपन। मैंने कहा चलो 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 रेक्टिफाई करते बेटा। तो मैंने कहा कैसे रेक्टिफाइड करेंगे, तो रेक्टिफाई जब करना है तो क्या हुआ बेटा यहाँ पे कि भाई यहां पर एक चीज हो सकती है कि जब मैं रेक्टिफाई करने आया
मैंने कहा कि सर वो हो सकता है कोई पर्सनल अकाउंट होगा जो उसमें रेक्टिफाई करो, जैसे कभी आपने देखे ना बेटा कोई पार्टी अकाउंट में इफेक्ट आता है, तो मैं ये रेक्टिफाई कर लूंगा क्योंकि पर्सनल अकाउंट लास्ट ईयर का, गलतियां पिछले साल की है, अपन रेक्टिफाइड नेक्स्ट ईयर कर रहे बेटा, रेक्टिफाइड नेक्स्ट ईयर कर रहे। तो पिछले साल का, ये मेरे पीछे पिछले पिछले साल का पर्सनल अकाउंट आया है, यहाँ पे आया ना बेटा, कैरी फॉरवर्ड होता है बेटा, वो कैरी फॉरवर्ड वो होता है बेटा, कैरी फॉरवर्ड वो होता है, ठीक है। लेकिन आपका क्या कैरी फॉरवर्ड नहीं होता बेटा, नॉमिनल नहीं होता। चलो पहले तो रियल पे आओ, तो सर लास्ट ईयर का अगर रियल अकाउंट में कुछ रेक्टिफाई करना है, जैसे कि फर्नीचर हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, कैश, उसमें कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो कैरी फॉरवर्ड हुआ है। तो पर्सनल भी कैरी फॉरवर्ड हुआ है तो मैं कर लूंगा, रियल भी कैरी फॉरवर्ड हुआ है तो मैं कर लूंगा। ये क्या दिक्कत हुई, नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट तो सर कैरी फॉरवर्ड ही नहीं हुआ पिछले साल का। अरे हाँ, पिछले साल के जो एक्सपेंस और इनकम थे वो पिछले साल के नॉमिनल अकाउंट में गए बेटा, तो क्या वो कैरी फॉरवर्ड हुआ है बेटा, नहीं, वो तो कैरी फॉरवर्ड ही नहीं हुआ बेटा नॉमिनल अकाउंट पिछले साल का। सर ये तो दिक्कत आ गई, जब पिछले साल का नॉमिनल अकाउंट कैरी फॉरवर्ड ही नहीं हुआ, तो ये भी तो हो सकता है कि पिछले साल सैलरी अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट में गलती हो गई होगी, सैलरी अकाउंट में गलती होंगी, रेंट अकाउंट में गलती होंगी, है ना, ऐसा हो सकता है बेटा। लेकिन जब मैं सुधारने आया तो पिछले साल के नॉमिनल अकाउंट तो मेरे कैरी फॉरवर्ड ही नहीं होते, वो होते भी नहीं है, क्योंकि वो प्रॉफिट, इनकम और एक्सपेंस होते, दैट शो आइदर प्रॉफिट और लॉस, और वो बस उसी साल क्लोज हो जाते हैं वो अकाउंट, तो वो फिर प्रॉफिट ओनर को दे देते हैं। लेकिन नॉम पिछले साल का सैलरी अकाउंट तो आया ही नहीं इस साल, पिछले साल का रेंट अकाउंट तो आया ही नहीं इस साल, अब मैं क्या करूं, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट तो आया ही नहीं बेटा पिछले साल के इस साल। अरे सर पर्सनल अकाउंट आए उसमें एरर था, हमने कर लिए, रियल अकाउंट आए उसमें एरर था, हमने कर लिए, लेकिन सर पिछले साल नॉमिनल में भी तो गलती हो सकती है। हाँ हाँ हाँ, पिछले साल तो नॉमिनल में भी गलती हो सकती है, तो वो अभी हमको गलती इस साल मिली, मतलब रेक्टिफाई करो, लेकिन दिक्कत है नॉमिनल तो पिछले साल से कैरी फॉरवर्ड होके इस साल आए नहीं, तो कैसे करूं। अब सब बच्चे बेटा अपना अपने तरीके से सोचते, क्या सोचते हैं वहां पे बच्चे, क्या एक हो सकता है कि पिछले साल के जब बैलेंसेस हमने कैरी फॉरवर्ड करे बेटा, ठीक है, तो पिछले साल के हमने जब बैलेंसेस हमने पर्सनल कैरी फॉरवर्ड करे और रियल कैरी फॉरवर्ड करे, हमने तो नॉमिनल कैरी फॉरवर्ड ही नहीं करे बेटा। तो फिर क्या चीज हो गई यहाँ पे, अब इस साल जब नॉमिनल अकाउंट पिछले साल के आए नहीं और मेरे को रेक्टिफाइड करना, तो अब मैं क्या करूं। तो कुछ बच्चों के दिमाग में ये चीज आ सकती है, कुछ बच्चों के दिमाग में ये चीज आ सकती है कि क्यों ना सर हम, क्यों ना इस साल के नॉमिनल अकाउंट में कर दे। गड़बड़ है ना बेटा, इस साल के अगर पिछले साल का सैलरी का एक्सपेंस है, इस साल के सैलरी अकाउंट में कर दूं मैं, तो फिर क्या होगा, वो सैलरी ऐसा दिखेगा अपने को बुक्स ऑफ अकाउंट में जैसे कि इस साल की सैलरी सपोज, इस साल की सैलरी सपोज 50 लाख है, पिछले साल का एरर था 5 लाख का, तो इस साल के 50 लाख में उसको एडजस्ट कर दूं तो ऐसा दिखेगा कि 55 लाख रुपए इस साल की सैलरी हो गई, है ना, पिछले साल की 5 लाख की आपने नहीं लिखे थे बेटा, और इस साल की तो 50 है, पिछले साल की 5 जो आपने नहीं लिखे थे, तो आपको इस साल गलती मिली पिछले साल की, लास्ट ईयर की, तो आपने क्या करी, इस साल में उसको 5 लाख रुपए बोले चलो इस साल की सैलरी में डाल दो। गलत हो गया ना बेटा, इस साल के यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को दिखेगा कि 55 लाख रुपए की सैलरी दी, ना 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 ना, गलत इंप्रेशन चले जाएगा। इस साल के भाई पिछले साल से कैरी फॉरवर्ड होता तो समझ में आता, इस साल के इसमें मत डालो, इस साल के इसी साल क्लोज भी हो जाएंगे, फिर वो ऐसा दिखेगा जैसे इस साल की 55 लाख सैलरी, ना 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 ना, वो सही नहीं। तो क्या करो सर, क्योंकि सस्पेंस अकाउंट वो जो गलती हुई है, दैट मे बी ए पर्सनल अकाउंट, दैट मे बी ए रियल और दैट मे बी ए नॉमिनल अकाउंट, वो कुछ भी हो सकता है, हमको नहीं पता बेटा। लेकिन जब हमने यहाँ पे इस साल आए और हमने देखे यहाँ पर्सनल हो जाएगा, रियल हो जाएगा, लेकिन नॉमिनल का क्या, अब अपन थोड़ा सा दिमाग लगाते कि नॉमिनल का क्या करेंगे बेटा। नॉमिनल का क्या करेंगे हम लोग, कि मैंने कहा कि सर नॉमिनल की क्या चीज करेंगे बेटा अपन यहाँ पे, कि हम इस साल के नॉमिनल अकाउंट में तो नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि अगर इस साल के नॉमिनल अकाउंट में कर देंगे तो वो ऐसा दिखेगा जैसे कि इस साल का हमारा वो एक्सपेंस या इनकम उतनी ज्यादा है या कम है, जो भी हो रहा है वो हम गलत इंप्रेशन जाएगा, सही हमारा सही फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बन पाएगा। तो मैंने कहा कि सर कैसे एडजस्ट करेंगे नॉमिनल अकाउंट को, बहुत सिंपल है बेटा, अब दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। पिछले साल सिर्फ नॉमिनल की बात करें, पर्सनल रियल में तो कोई फर्क नहीं, जैसे अभी तक करते आए थे वैसे ही करना है अभी भी, ठीक है, कोई फर्क नहीं। नॉमिनल में थोड़ा सा चेंज है, वो भी थोड़ा सा चेंज है, अब थोड़ा दिमाग लगा, थोड़ा लॉजिक पे जाना बेटा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, बोलने को तो 1 मिनट में बोल दूंगा मैं कि ऐसा करना है, तो उससे मजा नहीं आता, ऐसा करना ही नहीं, क्यों करना है वो समझना है अपने को। अब सुनो मेरी बात, पिछले साल का मैंने नॉमिनल अकाउंट में गलती किया, अब आप ऐसे सोचो मेरी तरह, पिछले साल नॉमिनल अकाउंट में मैंने गलती किया, यस गलती किया,
तो नॉमिनल अकाउंट इनकम और एक्सपेंस होता है, हाँ इनकम और एक्सपेंस होता है, यस इनकम और एक्सपेंस होता है, यस। तो वो नॉमिनल अकाउंट इनकम और एक्सपेंस अकाउंट में जाता है तो उसका नेट इफेक्ट प्रॉफिट और लॉस आता है, यस प्रॉफिट और लॉस आता है। मतलब मैंने नॉमिनल अकाउंट में अगर पिछले साल गलती किया तो मेरे प्रॉफिट पे कहीं ना कहीं फर्क पड़ा है, प्रॉफिट कम ज्यादा हो गया, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट ही प्रॉफिट और लॉस बताता है। हाँ सर, क्योंकि इनकम और एक्सपेंस से डील करता है, उसका डिफरेंस आइदर प्रॉफिट और लॉस। तो मैंने इनकम एक्सपेंस बराबर नहीं लिखा पिछले साल, तो मेरा प्रॉफिट पे फर्क पड़ा, प्रॉफिट और लॉस मेरा कुछ गलत आ गया, ठीक है सर। तो इस साल के प्रॉफिट और लॉस को नहीं छेड़ते, जो इस साल का प्रॉफिट और लॉस रहेगा हम वैसे ही रहने देंगे, लेकिन पिछले साल का जो प्रॉफिट और लॉस गलत आया उसको सुधारना है मेरे को, ठीक है। तो क्यों ना एक अकाउंट बनाता हूं मैं, नया अकाउंट, उस अकाउंट का नाम देता हूं बेटा, एक उस अकाउंट का नाम देता हूं मैं, उस अकाउंट का नाम देता हूं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस बेटा एडजस्टमेंट अकाउंट, एक नया अकाउंट क्रिएट करता हूं, ठीक है। अब आप बोलेंगे क्यों, मैंने बोला सर इस साल के प्रॉफिट और लॉस में अगर मैं लिख दूंगा ना, इस साल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर मैं लिख दूंगा तो इस साल का प्रॉफिट और लॉस गलत हो जाएगा, क्योंकि पिछले साल के खर्चे इस साल डालना चाहिए क्या, पिछले साल की इनकम इस साल डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए। तो पिछले साल की तो पिछले साल ही एडजस्ट करता, नहीं कर पाए क्योंकि गलती थी, एरर पकड़ भी नहीं पाए, इस साल आपको मिली वो गलती, तब मैं सुधारना चाह रहा हूं उसको। तो मैंने सोचा क्यों ना एक नया अकाउंट बनाऊं, जितने भी नॉमिनल अकाउंट में जो एरर हुए होंगे उसको मैं एक प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में लेकर चले जाऊं, ठीक है। एक नया अकाउंट आपने बनाए, जितने भी नॉमिनल अकाउंट के एरर होंगे, नॉमिनल अकाउंट में जो एरर होंगे पिछले साल, जो इस साल मैं रेक्टिफाई कर रहा हूं, तो वो मैं कहां पर लेकर चले जाऊंगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। मतलब जब भी परचेज अकाउंट एग्जांपल दिया तो मैं परचेज के ब्रैकेट में प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट लिख दूंगा। परचेज अकाउंट में एडजस्ट ना करते हुए इस साल के कहां लेके जाऊंगा, पीएनएल एडजस्टमेंट। एक्सपेंस, टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी, रेंट, सैलरी, कुछ भी हो, एक्सपेंस इनकम जो भी नॉमिनल नेचर का, मैं उसको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में लेकर चला जाऊंगा बेटा, ठीक है। अब क्या हुआ, ठीक है सर लेके चले जाऊंगा, इस साल के पीएनएल में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं लिखा हूं मैंने क्या लिखा बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट लिखा हूं बेटा मैंने वहां, ठीक है। तो अब सोचो और दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, पिछले साल का मैंने इनकम एक्सपेंस मैंने कुछ कम ज्यादा लिखा, तो पिछले साल का प्रॉफिट कम ज्यादा आया, ठीक है। प्रॉफिट किसको देते, ओनर को देते, तो कैपिटल अकाउंट में कम ज्यादा गया पिछले साल, हाँ बात तो सही है बेटा। अब आप खुद सोचो, ये पिछले साल का आपने नॉमिनल नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड नहीं हुआ, लेकिन आप खुद सोचो क्यों नहीं हुआ बेटा आप में, क्योंकि वो नॉमिनल अकाउंट क्या बताता है बच्चों, आपका इनकम एंड एक्सपेंस, उनका डिफरेंस विल बी आइदर प्रॉफिट और लॉस। वो प्रॉफिट और लॉस कहां जाता है बेटा, कैपिटल अकाउंट में जाता है। ओके सर, कैपिटल अकाउंट तो कैरी फॉरवर्ड हुआ, हाँ कैपिटल अकाउंट तो पर्सनल अकाउंट है, ये कैपिटल अकाउंट कैरी फॉरवर्ड हुआ है। कौन सा अकाउंट कैरी फॉरवर्ड हुआ बेटा, कैपिटल अकाउंट कैरी फॉरवर्ड हुआ, अच्छा। मगर यहां पे साइकिल को समझो, यहां पे इनकम और एक्सपेंस में आपने इनकम और एक्सपेंस आपने गलत लिखी, तो प्रॉफिट और लॉस गलत आ गया, तो कैपिटल अकाउंट में गलत गया जो प्रॉफिट और लॉस ले गए। अब इस साल जो नॉमिनल अकाउंट नेचर है, वो इस साल में एक अकाउंट बनाता हूं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, और इसका जो भी बैलेंस आएगा, जो भी बैलेंस आएगा बेटा, उसको मैं ट्रांसफर कर दूंगा कैपिटल अकाउंट पे। तो आप कहोगे सर ऐसा क्यों बच्चों, क्यों मैं इसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर, लॉजिक समझना, आप बहुत होशियार बच्चे हो। क्यों मैं कैपिटल अकाउंट में लेके जा रहा हूं, क्योंकि आप समझे कहानी को बेटा, इस कहानी को समझना। पिछले साल नॉमिनल अकाउंट जो मेरे थे, इनकम और एक्सपेंस मैंने गलत लिखा कुछ यहाँ पे, उसकी वजह से मेरा प्रॉफिट और लॉस गलत आया, तो मेरा कैपिटल अकाउंट में गलत गया। अब ये गलतियों को मैंने इस साल एक अकाउंट बनाया प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, इस साल का पीएनएल नहीं कह रहा हूं, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। और जो सारी ये गलतियां थी, ये सारी जो गलतियां यहाँ पे किया था बेटा, उसको मैंने यहाँ पे रेक्टिफाइड करा पीएनएल एडजस्टमेंट में बेटा, ठीक है। और उसका जो भी बैलेंस आएगा दैट आई विल ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, क्यों, क्योंकि ये गलतियां सुधारे बाद जो भी बैलेंस आ रहा है आई विल ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और यहां पर जो कम ज्यादा प्रॉफिट हुआ, ये प्रॉफिट कम ज्यादा जो भी हुआ वो यहां पे एडजस्ट होगा, और जो भी यहां पे कम ज्यादा गया वो यहां पर चले जाएगा कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर आपने पीएनएल एडजस्टमेंट क्यों बनाए, इसीलिए बनाया बेटा क्योंकि इस साल का नॉमिनल अकाउंट है, कैरी फॉरवर्ड ही नहीं हुआ है। यहाँ पर तो हमारा सैलरी अकाउंट, रेंट अकाउंट, ये सब तो कैरी फॉरवर्ड ही नहीं हुआ है, कैपिटल हुआ ना। तो मैंने नॉमिनल को पहले सारे यहाँ पे एडजस्ट करा पीएनएल एडजस्टमेंट में, वो वैसे भी यहाँ कम ज्यादा जो प्रॉफिट और लॉस हुआ वो कैपिटल अकाउंट में ही कम ज्यादा गया,
तो वो एडजस्ट करा और फिर उसको यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया बेटा कैपिटल अकाउंट में। तो जो यहाँ पे कम ज्यादा गया था वो यहाँ पर वापस आ जाएगा कैपिटल अकाउंट में, तो बराबर रेक्टिफाइड हो जाएगा। तो डिफरेंस देखो, मैंने आपको लॉजिक बताया, बस डिफरेंस इतना है। ये जो क्वेश्चन करेंगे तरीका वही है, करेक्ट, रॉन्ग, रेक्टिफाइड, सिंपल, कुछ भी नहीं, जैसा करते हैं बस वैसे ही करना है। बस फर्क क्या रहेगा, हम जब एंट्री पास कर लेंगे रेक्टिफाइड एंट्री, उसमें बच्चों ये देखना कि नॉमिनल अकाउंट कोई है क्या। रेक्टिफाइड एंट्री जब पास करेंगे तो उसमें देखना नॉमिनल अकाउंट कोई आपको दिख रहा है क्या। जैसे अगर नॉमिनल अकाउंट रेक्टिफाइड एंट्री में दिख रहा है तो उसको अपन ब्रैकेट में कर देंगे और बाजू में क्या लिख देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, क्योंकि इस साल के नॉमिनल अकाउंट में वो नहीं लेकर जाएंगे, क्योंकि गलत इंप्रेशन जाएगा, फिर इस साल का एक्सपेंस इनकम कम ज्यादा हो जाएंगे। तो हम उसको नॉमिनल अकाउंट को कहां लेकर जाएंगे इस साल, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में, और वो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में जाएगा और फिर वो कहां पर चले जाएगा बेटा, कैपिटल अकाउंट में। यहां पे उसको कम ज्यादा हुआ ना प्रॉफिट और लॉस, यहाँ पे आपने गलती किए थे तो यहाँ पर अपन उसमें एडजस्ट कर लेंगे, तो यहाँ पे अपन पीएनएल एडजस्टमेंट का बैलेंस फिर कैपिटल, तो यहाँ जो कम ज्यादा गया वो यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। पर्सनल रियल का कोई दिक्कत ही नहीं हो, तो कैरी फॉरवर्ड हुए बेटा, ये नेक्स्ट ईयर आए तो यहाँ पर वो बराबर पर्सनल रियल में ही करना है। तो जैसा अभी तक अपन ने क्वेश्चन करे वैसा ही आगे भी करेंगे बेटा, बस क्या फर्क आएगा, जो हमारा नॉमिनल नेचर का अकाउंट रहेगा उसमें हम परचेज रहा तो पहले एंट्री पास कर लेंगे, और बस अगर जो भी देखेंगे एंट्री पास करे बाद, रेक्टिफाइड एंट्री पास करे बाद कोई नॉमिनल है, नॉमिनल अगर वहां पे नजर आए तो हम वहां पर क्या लिख देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, वो नॉमिनल को काट के या ब्रैकेट में कर देना नॉमिनल नेचर के अकाउंट को, और बाजू में प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट लिख देना, दैट्स इट। पर इतना डिफरेंस, और कुछ भी डिफरेंस नहीं है जो हमने अभी तक करे हैं और अभी जो आगे करने वाले हैं। मैं चाहता तो आपको एक लाइन में बोल देता कि बस जो नेक्स्ट ईयर जो अपन रेक्टिफाई करेंगे उसमें नॉमिनल नेचर वाले अकाउंट को पीएनएल एडजस्टमेंट लिख लेना, बस इतना बोल देता बेटा तो बात खत्म हो जाती थी। लेकिन 1 मिनट भी नहीं लगता मेरे को बोलने, लेकिन आई थिंक मैं 15 मिनट या 20 मिनट से आई थिंक बोल ही रहा हूँ, 20 मिनट से आई थिंक बोल रहा हूँ। क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कंसेप्ट को बेटा समझना पड़ेगा, लॉजिक समझ में आया फिर तो क्या है, फिर कुछ भी नहीं है बेटा आगे। एक और चीज मैं आपसे कहता हूँ, एडवांस चीज है नॉलेज के लिए, नॉलेज मिल रहा है, ज्ञान मिल रहा है तो लेने में क्या है बेटा, ज्ञान बिल्कुल लेते जाओ। अब मैं आपको ऐसा ही करना है अपने को आगे, अब मैं आपको ज्ञान की बात बता रहा हूँ। एक चीज होती है बेटा, जब एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक सीरीज होती है जो आप इंटर लेवल पे पढ़ोगे, ठीक है, इंटर लेवल पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ोगे बेटा, लेकिन आपको फाउंडेशन में उसका सिर्फ इंट्रोडक्शन है, और मैं लास्ट लेक्चर लेता हूँ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे, लास्ट लेक्चर लूंगा, आपको इंट्रोडक्शन है मैं जब बात करूंगा, लेकिन व्हाट इज डिटेल में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, दैट इज इंटर लेवल पे आपको है, ठीक है, उससे कुछ कनेक्टेड यहाँ यहाँ पे उससे कनेक्शन कुछ है, इसलिए मैं बात करूं, ज्ञान की बात है, जो करना था अपने को, जो आगे करना है क्वेश्चन में बात कर चुका हूं, अभी एडिशनल ज्ञान की बात मैं आपसे कर रहा हूं। होता है क्या, जब पिछले साल की कोई गलती है बेटा, है ना, और अपने को इस साल रेक्टिफाई अपन वो कर रहे बेटा, ठीक है, तो उसको सुधार रहे, उसको प्रायर पीरियड आइटम भी बोलते, क्या बोलते, आप AS5 में पढ़ाऊंगा आपको, इंटर लेवल है, प्रायर पीरियड आइटम भी बोलते कि हमने पहले कोई गलती की है तो अभी अपने को मिले, उसको प्रायर पीरियड आइटम बोले, ठीक है। तो अपन यहाँ पे पीएनएल एडजस्टमेंट पे लेकर जाएंगे, उसके बैलेंस को कैपिटल में लेके इस साल की प्रॉफिट और लॉस को अपन इफेक्ट नहीं देंगे, उस पर उसको है ना छेड़ेंगे नहीं, जैसा प्रॉफिट और लॉस इस साल का रहा उसको सही आन देंगे, पिछले साल का जो भी कम ज्यादा वो अपन कैपिटल में एडजस्ट कर लेंगे, पीएनएल एडजस्टमेंट बनाएंगे, उसके बाद उसको लेके चले जाएंगे कैपिटल अकाउंट पे, ठीक है। अब क्या होता है बेटा कि एक्चुअल में एक कंपनी जो एक्ट होता है, कंपनीज एक्ट 2013, उसमें एक शेड्यूल 3 है, शेड्यूल 3 आपको एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, ये सिर्फ ज्ञान की बात कर रहा हूँ, ठीक है, नॉलेज की, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फॉर्मेट बताता है कि किस तरीके ना कंपनीज का फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बेस तो वही रहता है बेटा, डेबिट क्रेडिट, लेकिन फॉर्मेट एक प्रेजेंटेशन का स्टाइल एक अलग होता है कंपनीज के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं, ठीक है। तो अगर आप शेड्यूल 3 देखोगे अभी, ठीक है ना, मतलब नॉलेज के लिए, अगर आप शेड्यूल 3 कभी लाइफ में जब भी देखोगे आगे बेटा, यू विल ऑब्जर्व देयर ए पॉइंट रिटर्न देयर प्रायर पीरियड आइटम, एक वहां पे शेड्यूल 3 में एक आइटम है प्रायर पीरियड आइटम, इस मतलब वो फॉर्मेट में पीएनएल अकाउंट में प्रायर पीरियड आइटम। तो मगर उसने कैसे वहां पर ऐसा बताया, उसने भी बड़े अच्छे से बताया, वहां पे उसने ऐसा बताया कि प्रॉफिट बिफोर प्रायर पीरियड आइटम, मतलब इस साल का प्रॉफिट प्रायर पीरियड आइटम, प्रायर पीरियड आइटम मतलब जो पिछले साल का था एरर, जो आप नॉमिनल जो पिछले साल के था, अभी आप उसका रेक्टिफाई करें आपने, ठीक है। तो अब अभी आपने प्रॉफिट बिफोर प्रायर पीरियड आइटम उसने इस तरीके से बताया, ठीक है बेटा, सिर्फ ज्ञान के लिए लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, या आपको लिखना नहीं है। प्रॉफिट ऐसा बताया उसने, प्रॉफिट बिफोर बिफोर प्रायर पीरियड आइटम ऐसा बताया, ठीक है। सपोज मैं फिगर भी लिख लेता हूं यहाँ पे,
ऐसा कहता है शेड्यूल 3, 10,000 है। फिर प्रायर पीरियड आइटम, प्रायर पीरियड आइटम मतलब पिछले साल की जो गलती थी रेक्टिव उसका कितना था, तो सपोज 2,000 था वो, 2,000 फिर प्रॉफिट कम हो रहा है, तो फिर यहाँ पे बताता है वो प्रॉफिट आफ्टर प्रायर पीरियड आइटम 8,000। तो देखो यहां पर उसने बेटा ये पीएनएल में लेकर गया, ये पीएनएल में एक अलग प्रेजेंटेशन होता है इस तरीके से, बस यहाँ पे ध्यान दो, पीएनएल में लेकर गया, लेकिन उसने ये भी बताया कि इस साल का प्रॉफिट कितना है, वो प्रायर पीरियड आइटम एडजस्ट करके फिर उसके बाद प्रॉफिट कितना है दोनों बता दिया उसने। तो वैसे एस5 इसको अलाउ करता है कि प्रायर पीरियड आइटम को पीएनएल में लेके जाओ, लेकिन फिर वो शेड्यूल 3 आपको ये बोलता है कि वो प्रायर पीरियड आइटम के पहले का प्रॉफिट कितना और उसके बाद का कितना है, मतलब यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पता रहे कि इस साल का इतना है, पिछले साल की गलतियों को सुधारे तो फिर इतना प्रॉफिट हुआ आपका। तो ये AS5 इसकी परमिशन देता है बेटा, ठीक है। लेकिन वो प्रायर प्रेजेंटेशन शेड्यूल 3 कंपनीज एक्ट सब में आता है कि प्रेजेंटेशन कैसा ऑल दैट, लेकिन ये प्रायर पीरियड आई जो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट का इसका बैलेंस विल ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑनली, ठीक है। अब वो मैंने ज्ञान की बात किया कि वो आपको शेड्यूल 3 में ऐसा प्रेजेंटेशन दिया हुआ है, लेकिन दिया है तो आप ये भी समझो उसने फिर ये भी बताया कि पहले कितना था वो भी बताया, उसके एडजस्ट करे बाद वो भी कितना है। तो वो अपन, लेकिन वो अपन पीएनएल में अपन नहीं लेके जाएंगे, शेड्यूल 3 लेके जाता है, लेकिन वो फिर बाइफर्केशन भी करके देता है वहां पे, ठीक है। तो अपन यहाँ पे बात एक ही होती है, पीएनएल में लेके जाओ, पीएनएल का प्रॉफिट ओनर को जाता है, ठीक है। लेकिन अपन डायरेक्ट कैपिटल में लेकर जाएंगे, क्यों बेटा, कि पिछले साल यहाँ कम ज्यादा गया कैपिटल में, अपन यहाँ एडजस्ट कर लेंगे। इस साल पीएनएल में लेके जाऊंगे तो इस साल के प्रॉफिट में कम ज्यादा ना हो जाए, इसीलिए तो वी विल एडजस्ट इन कैपिटल अकाउंट। इंस्टीट्यूट भी यही करती है, अपन भी यही करेंगे, लेकिन मेरा काम है ज्ञान देना, तो मैंने आपको ये भी बता दिया शेड्यूल 3 में क्या हुआ है, वो आप इंटर लेवल पे पढ़ोगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बेटा, ठीक है। आज मैं सोचा था, आज डिस्कशन भी टाइम लग जाता है और मेरे को 3 सेशन और लगेंगे इसमें, आई थिंक हम आई थिंक टोटल जितने भी क्वेश्चन है हमारे 14 क्वेश्चन है, आई थिंक 14 है ना, यस। तो हमारे, हाँ कोई बात नहीं, अगर हम लोग यहाँ पे कितने भाई 14 क्वेश्चन है, ठीक है, टोटल 14 क्वेश्चन है बेटा। तो कोई दिक्कत नहीं, 14 क्वेश्चन हमारे 8 क्वेश्चन हुए, तो अगले जो हमारे 3 सेशन रहेंगे, मैं ऑन एन एवरेज सोचता हूँ 3, लेकिन हो नहीं पाता, एक्सप्लेन करने जाता हूँ, तो हम हर अगले सेशन में 2-2 क्वेश्चन भी करेंगे, तो 3 सेशन में हमारे हमारे और 6 क्वेश्चन बचे हुए, तो हमारे चैप्टर खत्म हो जाएगा। ओके, आज के लिए इतना ही, जो क्वेश्चन करा है उसको देख लेना, थ्योरी में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है, आपके नोट्स में भी थ्योरी लिखी होती है बेटा, मगर जो हाथ में जो लिखता है इसको आपने लिख लेना चाहिए, इससे प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग और अच्छी होंगी आपकी, ठीक है। जो आज होमवर्क दिया उसको कर लेना, कोई भी डाउट आते तो हम लोग डाउट सेशन में मिलेंगे और वहां पे आप आपके डाउट में सॉल्व करूंगा। आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय।